तो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है भाई, एनसीईआरटी को बेस लेके चलेंगे। एनसीईआरटी हमारा अल्टीमेट गोल है। एनसीईआरटी को तो समझना है। हाँ, उसके अलावा अगर हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो हम पढ़ेंगे। बाकी एनसीईआरटी हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए भाई, सबसे पहले हम जिस डिसऑर्डर की बात करेंगे वो डिसऑर्डर है अस्थमा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं किसकी बात करेंगे हम पहले। अस्थमा। चलिए भाई, देख लेते हैं अस्थमा क्या है। देखो, अस्थमा में क्या होता है ना कि आपके जो एयरवेज हैं उन एयरवेज में हो जाता है इन्फ्लामेशन। देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रोंकियोल शो किया है। ब्रोंकियल पार्ट ऑफ एयरवे है। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्मल ब्रोंकियोल। ठीक है, लेकिन उसी के साइड में आप देखो, अब ये जो आपका ब्रोंकियोल है दैट इज पार्ट ऑफ योर एयरवे, इसमें हो गया है इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन दिख रहा है भाई, ये नॉर्मल था और अब हो गया इन्फ्लामेशन। ठीक है, और देखो कि इसका जो पासेज है और इसका पासेज, दोनों के साइज में डिफरेंस है। इसका पासेज तो बड़ा है और इसका पासेज छोटा है। ठीक है, छोटा कैसे हो गया? इस इन्फ्लामेशन के वजह से। ठीक है, तो नॉर्मल आपका जो एयरवेज हैं उनमें उनमें हुआ इन्फ्लामेशन। एज अ रिजल्ट आपका जो पासेज है वो हो गया नैरो। आपका एयरवेज हो गए नैरो, इन्फ्लेम्ड एंड नैरो। ठीक है, तो जब आपके एयर पासेज हो गए नैरो, ऑब्वियसली आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने वाली है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एट द सेम टाइम जब एयर इन छोटे छोटे नैरो पासेजेस में से पास करती है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं व्हीजिंग साउंड। ये बस इसी को बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एयरवेज बिकम नैरो, सो देर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीजिंग साउंड। हो गया आपका अस्थमा। चलिए एक बार लिख लेते हैं। इन अस्थमा there is inflammation of airways. As a result, airways become narrow. ठीक है, ये बात हमने अभी की। एंड इस नैरो एयरवे की वजह से देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीजिंग साउंड। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम लेते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा। अब ये देख लेते हैं ये क्या चीज होती है। देखो भाई, आपकी जो एल्विलाई होती है ना, एल्विलाई, हर एल्विलाई के बीच में, दो एल्विलाई के बीच में कुछ सेपरेशंस होते हैं, कुछ सेप्टा होते हैं। देखो, ये एक एल्विलाई, ये दूसरी एल्विलाई। इन दोनों एल्विलाई के बीच में ये देखो एक सेपरेशन है, एक सेप्टा है। ये एक एल्विलाई, दूसरी एल्विलाई, बीच में सेप्टा। ये एल्विलाई बीच में सेप्टा। सेपरेशंस हैं। इन्हें हम नाम देते हैं एल्वियोलर सेप्टा। और इसी का एक और नाम, इसी को हम बोल देते हैं एल्वियोलर वॉल। ठीक है, तो होता और ये देखो, ये एक सेप्टा, ये सेप्टा, ये एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई। ठीक है, और इस फैशन और ईच एल्वियोलाई वर्क करती है एज एन इंडिविजुअल एयर पॉकेट। भाई ये एक
एक इंडिविजुअल पॉकेट की तरह काम करती है, ये अपना एक इंडिविजुअल एयर पॉकेट की तरह काम करती है, ये एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पॉकेट। ठीक है, लेकिन एम्फाइसीमा में क्या होता है ना, ये जो आपके सेप्टा होते हैं, ये सेप्टा एल्वियोलर वॉल या कह लो एल्वियोलर सेप्टा, ये डैमेज हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सेप्टा था लेकिन डैमेज हो गया, इन दोनों के बीच में सेप्टा था लेकिन डैमेज हो गया। तो इसका नुकसान क्या हुआ, देखो, पहले हर एल्वियोलाई एक सेपरेट इंडिविजुअल एयर पॉकेट की तरह वर्क कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो सेपरेशंस ख़त्म हो गए, तो अलग अलग इंडिविजुअल एयर पॉकेट्स की जगह यहाँ पे एक सिंगल लार्ज एयर पॉकेट बन गई, सिंगल लार्ज एयर पॉकेट बन गई। भाई पहले इंडिविजुअल स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल एयर पॉकेट्स थी, अब सेप्टा तो ख़त्म हो गए, ये सेप्टा ख़त्म हो गए, सेप्टा ख़त्म होने की वजह से ये एक लार्ज इंडिविजुअल एयर पॉकेट बन गई यहाँ पे। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पे इंडिविजुअल एयर पॉकेट्स थी तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया था वो ज़्यादा था, या अब जब एक सिंगल लार्ज एयर पॉकेट बन गई अब गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा मिलेगा? फर्स्ट केस में ऑब्वियसली, इस केस में जो सरफेस एरिया है गैसियस एक्सचेंज के लिए वो ज़्यादा है और इस केस में कम है। भाई ये तो बेसिक सा रूल है ना, हमें पता है कि मान लो मेरे पास कोई चीज़ है, अगर उसको मैं पीसीज में कन्वर्ट कर दूं फिर उसको साथ में रखूं तो उसका सरफेस एरिया उस सिंगल आइडेंटिटी से, ये जो उसके पीसीस करके मैंने साथ में रखा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। या फिर हमने ये आपने सुना होगा कि किसी चीज़ को जब हम सॉलिड से पाउडर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है। देखो यहाँ पे एक सिंगल लार्ज एयर पॉकेट है, जबकि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल एयर पॉकेट्स हैं, तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? इसी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना, और इसका सरफेस एरिया कम होगा। और जब इसका सरफेस एरिया ही कम हो गया तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी कम होगा। जब गैसियस एक्सचेंज कम होगा तो हमारे टिश्यूज़ को मिलने वाली ऑक्सीजन वो भी कम हो जाएगी। आ गई प्रॉब्लम। और ये जो सेप्टा डैमेज हुए, ये जो सेप्टा डैमेज हुए, इसका वन ऑफ द जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है स्मोकिंग। क्या है? स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। बस यही है एम्फाइसीमा, एक बार लिख लेते हैं। इन एम्फाइसीमा alveolar walls are damaged individual air pockets किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सिंगल लार्ज एयर पॉकेट में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? टोटल रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज कम हो जाएगा। और इसका सबसे कॉमन जो कॉज है वो है
सिगरेट स्मोकिंग, कोई डाउट? होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पे। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर की हमें बात करनी है उसका नाम है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देखो क्या होता है, कुछ पर्सन्स को क्या होता है ना कि कुछ सर्टेन हार्मफुल या कह लो टॉक्सिक केमिकल्स को लेके रिपीटेड एक्सपोजर मिलता है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसकी ऑक्यूपेशन ही ऐसी है, उसका वर्क एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि जिस एनवायरनमेंट में वहाँ पे कुछ टॉक्सिक केमिकल्स एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं। ठीक है, अब बंदे की ऑक्यूपेशन है, उसका वर्क है, यानी उसको डेली जाना है। अब अगर उसको डेली जाना है तो उस हार्मफुल केमिकल को लेके उसे डेली एक्सपोजर मिलने वाला है, रिपीटेडली उसको वो एक्सपोज होगा उन केमिकल्स के साथ। अब कुछ लिमिट तक तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे फाइट करेगा, लेकिन कब तक फाइट करेगा? क्योंकि आप तो डेली जाके एक्सपोज हो रहे हो, रिपीटेडली एक्सपोज हो रहे हो। तो जो पर्सन इस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं, दे आर श्योरली गोइंग टू गेट सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर टू सर्टेन हार्मफुल और से टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, अच्छा, ऐसी किसी वर्क एनवायरनमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं? जी हाँ, जो लोग कोल माइनिंग में काम करते हैं, जो लोग स्टोन ब्रेकिंग का काम करते हैं, जो लोग ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो मैंने ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में अभी तक क्या बताया कि दे आर ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर टू सर्टेन हार्मफुल chemicals due to work environment। कुछ वर्क ऐसा कौन सा वर्क एनवायरनमेंट होता है? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। ग्राइंडिंग, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्टोन ब्रेकिंग, बिना मतलब के अपन यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जिस बात का मतलब है। ठीक है, कोल माइनिंग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग और कोल माइनिंग, उन वर्क एनवायरनमेंट्स की कि जिनमें जो पर्सन है उसको रिपीटेड एक्सपोजर मिलता है टू सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स। अच्छा, इस एक्सपोजर से ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या इन डिसऑर्डर्स का कोई एग्जांपल दोगे? बिल्कुल देंगे। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक एग्जांपल है इसका सिलिकोसिस, ये आपके एग्जाम में भी आया है, सिलिकोसिस। और एक एग्जांपल है एस्बेस्टोसिस। इन डिसऑर्डर्स में होता क्या है? देखो, इन डिसऑर्डर्स में आपके लंग्स में होगा इन्फ्लामेशन होगा, और उस इन्फ्लामेशन के कारण दैट इन्फ्लामेशन लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू इन एंड अराउंड और से बिटवीन द एल्वेलाई। मतलब ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिसके मैंने आपको एग्जांपल दिए, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, इनमें होगा क्या? इनमें आपके लंग्स में होगा इन्फ्लामेशन, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी एल्वेलाई के अंदर और
दो एल्वियोलाई के बीच में डिपोजिशन हो जाएगा, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, ड्यू टू दिस इन्फ्लामेशन देयर इज एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ fibrous tissue in and between the alveoli। और जब भी बॉडी में कहीं एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो तो उसे हम नाम देते हैं फाइब्रोसिस। ये आपके एनसीईआरटी में टर्म दी हुई है, फाइब्रोसिस। ठीक है, इस इन्फ्लेमेशन के कारण से क्या हो रहा है, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन एंड बिटवीन द एल्वियोलाई। और जब भी कभी एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है तो उसे बोलते हैं फाइब्रोसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात सोचो, अब लंग्स, अब एल्वियोलाई के अंदर किसका डिपोजिशन हो गया है, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो गया। तो क्या अब उतना इफेक्टिवली गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा जितना इफेक्टिवली पहले हो पा रहा था? नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं लिख दूं कि गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा? और दूसरा, जब आपके लंग्स में एल्वियोलाई के अंदर और एल्वियोलाई के बीच में हो रहा है डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू, फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप खुद बताओ, सोचो कि आपके लंग्स स्टिफ नहीं हो जाएंगे, हार्ड नहीं हो जाएंगे? और अगर आपके लंग्स हार्ड हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, तो क्या वो उतना अच्छे से एक्सपेंड कर पाएंगे जितना अच्छे से पहले कर पा रहे थे? आपके लंग्स हार्ड हो गए तो क्या आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है। लिख देते हैं इस बात को, लंग्स बिकम स्टिफ सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बस ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। एनसीईआरटी में इन तीनों की बात की है भाई, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनसीईआरटी ने बात की है अस्थमा की, एम्फाइसीमा की और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। हमने भी तीनों की बात कर ली। अब हम कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से रीड करेंगे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन जो कि नीट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अभी हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ये रहा सिलिकोसिस, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली वर्ड पे ध्यान दो। ठीक है ना, मतलब पहले अस्थमा और फिर एम्फाइसीमा के बारे में हो। ठीक है, चलिए अस्थमा, पहला स्टेटमेंट तो अस्थमा के रिगार्डिंग होना चाहिए, तो पहले माइंड में अस्थमा को लेके चलो। इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस की तो बात ही नहीं होती अस्थमा में। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल, नो, नंबर की भी बात नहीं होती। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, हाँ ये होता है। आगे चलो, डिक्रीज रेस्पिरेटरी, अगेन सरफेस की तो बात नहीं होती। तो एम्फाइसीमा देखने की तो जरूरत ही नहीं, वैसे भी आंसर सी हो गया इसका, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। एंड एम्फाइसीमा में मैंने बताया था डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, तो आंसर सी, नीट 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। अभी बात की थी, सिगरेट स्मोकिंग से आपके एल्वियोलर सेप्टा डैमेज, तो सरफेस एरिया कम, क्योंकि इंडिविजुअल एयर पॉकेट्स कन्वर्ट हो जाएंगे एक सिंगल लार्ज एयर पॉकेट में, और इस डिजीज को हमने नाम दिया था एम्फाइसीमा। चलो भाई, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज इज
ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल्स, एल्वियोलर वॉल्स में डैमेज, सरफेस एरिया रिड्यूस, तो एल्वियोलर सेप्टा डैमेज होने के कारण से सिंगल एयर पॉकेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं एक सिंगल लार्ज एयर पॉकेट में की, जिसके कारण से सरफेस एरिया हो जाता है रिड्यूस। हमने अभी तो बात की थी एम्फाइसीमा किस वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग। चलिए AIPMT 2015 का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, नो, सिगरेट स्मोकिंग से तो सरफेस एरिया कम होता है क्योंकि एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, नो, रेगुलेशन में पढ़ा था, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है आपके ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, एज अ रिजल्ट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, हाँ बिल्कुल ये सही है। ये बात कर रहे हैं भाई ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, ठीक है। मैंने उसमें आपको एग्जांपल दिया था ग्राइंडिंग का और स्टोन ब्रेकिंग का। जब इन इंडस्ट्रीज में पर्सन वर्क करते हैं तो उनको रिपीटेड एक्सपोजर मिलता है सर्टेन हार्मफुल केमिकल से, और एज अ रिजल्ट उनके लंग्स में हो जाती है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन की वजह से डिपोजिशन हो जाता है एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू का, की जिसको नाम देते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। तो आंसर सी। ये क्वेश्चन है आपके AIPMT 2012 का। चलिए ये हो गया कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं NCERT में से। चलिए हाँ भाई, अस्थमा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। मैंने बताया था इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल में, की जिसके कारण से जो एयर पासेज है वो नैरो होगा, की जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी और वीजिंग साउंड आएंगे, ठीक है। चलिए एम्फाइजीमा, एम्फाइजीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिंगल इंडिविजुअल एयर पॉकेट्स थी अब सिंगल लार्ज एयर पॉकेट में कन्वर्ट हो गई। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। चलिए नेक्स्ट, occupational respiratory disorders in certain industries, especially those involving grinding or stone breaking or coal mining, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope up with the situation. Long exposure can give rise to inflammation लीडिंग टू फाइब्रोसिस, यानी कि डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू इन एंड बिटवीन द एल्वियोलाई। प्रोलिफरेशन, एनसीईआरटी लिखती है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। प्रोलिफरेशन का मतलब भी होता है फैलना, डिवाइड होना, फैलना, ठीक है। एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब एक काम करते हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो अब इस चैप्टर की जो समरी है, समरी को एक बार पढ़ लेते हैं। समरी को कभी भी मिस मत करना, ठीक है ना। एनसीईआरटी की समरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी मिस मत करना। एक बार इसकी समरी पढ़ते हैं, चलो। सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी अलॉन्ग विथ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल। बिल्कुल, हमने बात की थी कि भाई बॉडी को, हमने ऐसे स्टार्ट की थी बात कि भाई बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड का ऑक्सीडेशन, और फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सो सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस एनर्जी अलोंग विद द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल। तो इसलिए हम इसे एक्सपेल कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं। एनिमल्स
Animals have evolved different mechanisms for the transport of oxygen to the cells and for the removal of carbon dioxide from there. We have a well developed respiratory system comprising two lungs and associated air passages to perform this function. The first step in respiration is breathing, by which atmospheric air is taken in, and alveolar air is released out, which is expiration. Exchange of O2 and CO2 between deoxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood, and then exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and tissues, and then utilization of O2 by the cells, which is also called cellular respiration, are the other steps involved. एक एक स्टेप की हमने बात की थी, हमने सारे स्टेप लिखे थे और उसमें से हमने इसको इस तरह से लिखा था कि एक्सचेंज 1, एक्सचेंज 2, एक्सचेंज 3 और हमने उसमें बताया था कि जो एक्सचेंज 1 है जो कि एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में चल रहा है उसको हमने ब्रीदिंग नाम दिया था, और जो उसमें लास्ट स्टेप था जिसमें कि होता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन विद इन द सेल, उसको हमने बोला था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सब बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वेओलाई विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स, इंटरकोस्टल्स एंड डायफ्राम। ये सब हमने पढ़ा था अंडर द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में। वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर एंड आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये हमने लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि इसको कैसे मेजर करते हैं स्पायरोमीटर में। जब हमने ये भी बात बोली थी कि स्पायरोमीटर से हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस जिस कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम एक पार्ट है उस कैपेसिटी को भी हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वेओलाई एंड टिश्यूज अकर बाय डिफ्यूजन, ये भी हम देख चुके हैं। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द ऑक्सीजन CO2 एंड देयर सोल्युबिलिटी एज वेल एज थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन सरफेस। हमने देखा था कि जो डिफ्यूज़न रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने उसमें देखा था कि भाई प्रेशर के ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है, सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है, और जिस बैरियर में से उनको जाना है उसकी थिकनेस कितनी है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। ये सब बातें भी हम कर चुके। दीज फैक्टर्स in our body facilitate diffusion of oxygen from the alveoli to the deoxygenated blood as well as from the oxygenated blood to the tissues. The factors are favorable for the diffusion of CO2 in the opposite direction, that is from the tissue to the alveoli. सब हम देख चुके हैं और बहुत अच्छे से देख चुके हैं डिटेल में। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। इन द एल्वेओलाई वेयर PO2 इज हायर, ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन विच इज इजीली डिसोसिएटेड एट टिश्यूज, इजीली डिसोसिएटेड एट टिश्यूज। और कि क्या क्या फैक्टर्स मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए टिश्यूज के लेवल पे, और क्या क्या फैक्टर्स इसके एल्वेओलाई के लेवल पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सारे फैक्टर्स हम देख चुके हैं, ठीक है। वेयर PO2 इज लो एंड PCO2 एंड H+ कॉन्सेंट्रेशंस आर हाई, ठीक है। ये सब देख चुके हैं। और हमने ये भी बोला था कि टिश्यू के लेवल पे जाके उसमें राइट शिफ्ट आती है, ठीक है। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, सब हम देख चुके हैं। Nearly 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate with the help of enzyme carbonic anhydrase। हमने देखा था कि भाई जो 70% जो CO2 है वो RBC में एंट्री मारेगी, RBC में एंट्री मार के वाटर के साथ कंबाइन करती है, वाटर के साथ कंबाइन करके बनाती है कार्बोनिक एसिड जो कि ब्रेक कर जाता है H+ एंड कार्बोनिक का बाइकार्बोनेट आयन में। ये बाइकार्बोनेट आयन वापस RBC से एंट्री मार जाता है किसमें, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो क्लोराइड है वो एंट्री मार जाता है प्लाज्मा से RBC में, जिसको हमने नाम दिया था क्लोराइड शिफ्ट।
और इसी कार्बोनेट की फॉर्म में प्लाज्मा में बैठकर 70% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। सारी बातें कर चुके हम, ठीक है। 70, so nearly 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate with the help of enzyme carbonic anhydrase. 20 to 25% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin, ठीक है। In the tissues where PCO2 is high, it gets bound to the blood, whereas in the alveoli where PCO2 is low and PO2 is high, it gets removed from the blood, ठीक है ना भाई। एल्वेलाई के टिश्यू के लेवल पे तो ये टिश्यू से जंप करके ब्लड में आती है, और एल्वेलाई के लेवल पे ब्लड से जंप करके एल्वेलाई में जाती है, ठीक है। और ये क्यों, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो कैसे डिसाइड होता है, उस सब में प्रेशर्स का रोल है, वो मैकेनिज्म है, हम देख चुके हैं भाई। जो गैस है वो अपने एरिया ऑफ हाई प्रेशर से एरिया ऑफ लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज करती हैं, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन दी मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। क्यों, वहाँ पे कौन बैठा है, VRG प्लस DRG, देख चुके, ठीक है। A pneumotaxic center in the pons region of the brain and a chemosensitive area in the medulla can alter the respiratory mechanism। ये भी जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हमने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको, ठीक है। चलिए, ये ख़त्म हो गई आपकी NCERT भी। तो अब मेरी तरफ से हमारे जो चैप्टर है और आपकी भी तरफ से कंप्लीट ही होना चाहिए। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप मिस करेंगे, और मिस करना बनता है, ठीक है ना। जितना अच्छे से हो सकता था हमने हमारा बेस्ट दिया है। चलिए, थैंक्स, आप मेरे साथ बने रहे, और प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और हार्ड वर्क करूँगा और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।